कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं झुमकी बहन आप सबको तहे दिल से जोहार। भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। मौसम के मिजाज तो आप देख ही रहे हैं, चलिए फटाफट देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी में पशुपालन विकास के लिए कई योजनाएं लागू। लोहरदगा में इंटरमीडिएट पास ग्रामीण युवकों को दिया जाएगा पारा वेटनरी प्रशिक्षण। सब्जी फसलों को सफेद मक्खी से बचाने के लिए लगाएं क्रॉप कार्ड। अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2014-15 में खूंटी जिला के पशुपालकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें कुक्कुट विकास योजना के तहत 2000 ब्रॉयलर मुर्गियों की इकाई होगी, जिसकी योजना लागत 8,65,000 रुपए है। बकरा विकास योजना के अंतर्गत 20 मादा और 2 नर बकरा की इकाई की योजना लागत 1 लाख रुपए है, जबकि सूकर विकास योजना के तहत 4 नर और 20 मादा सूकर की इकाई योजना लागत 6 लाख रुपए है। आवेदन की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2014 है। जिला पशुपालन विभाग लोहरदगा द्वारा जिला के इंटरमीडिएट पास ग्रामीण बेरोजगार युवकों को पारा वेटनरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये ग्रामीण स्तर पर पशुपालन सेवाएं, टीकाकरण और पशु सर्वे का काम करेंगे। प्रशिक्षण के लिए वैसे आवेदकों का चयन किया जाएगा जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो और वो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो। आवेदन पत्र संबंधित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 16 जुलाई 2014 है। जो किसान इस मौसम में सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं, वे अपने फसलों को सफेद मक्खी कीट से बचाने के लिए खेत में 10-10 मीटर की दूरी पर येलो स्टिक ट्रैप यानी क्रॉप कार्ड लगा दें। सब्जी फसलों की खेती कर रहे किसान सफेद मक्खी कीट के प्रति सावधान रहें। ये उड़ने वाले कीट हैं जो सब्जी फसलों की पत्तियों और फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके प्रकोप से उत्पाद की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाइयों, टमाटर और मिर्च और भी कोई जो फसलें हैं जिनमें सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होता है, उस मक्खी की उपस्थिति जानने के लिए और उसके कुछ हद तक प्रबंधन के लिए येलो स्टिकी ट्रैप जो मार्केट में क्रॉप गार्ड के नाम से उपलब्ध हैं, उसको 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएं। जहां पे भी आपको इस पे कीट आप सफ़ेद रंग की मक्खी अगर फंसी हुई दिखाई देती है तो आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जो आपको एक सूचना के रूप में, इंडिकेटर के रूप में ये काम करेगा। अभी खरीफ फसलों में सबसे प्रमुख फसल धान की बुआई का वक्त आ चुका है। जो किसान टांड खेत में धान लगाना चाहते हैं, वो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए बिरसा धान 108, बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110 या वंदना नामक उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। टांड खेत के लिए धान की अनुशंसित किस्मों में बिरसा धान 108 75 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी उपज क्षमता 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बिरसा विकास धान 109 85 दिन और वंदना 90 दिन में परिपक्व होती है और इन दोनों की उपज क्षमता 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि बिरसा विकास धान 110 95 दिन में तैयार होने वाली किस्म है और इसकी उपज क्षमता 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। टेरेस्कोपिक प्रूनर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसान आम, लीची जैसे वृक्षों की ऊपरी टहनियों को काटने छाटने का काम कर सकते हैं। इस उपकरण में लंबाई बढ़ाने की भी सुविधा है। इसकी लंबाई 10 से 12 फीट तक बढ़ाई जा सकती है। खेती सभी किसान करते हैं, लेकिन जब किसी किसान के नक्शे कदम पर चलने के लिए अन्य किसान भी प्रेरित हों, तो समझिए ये उस किसान की सफलता है। आइए आज एक ऐसे किसान से मिलते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे कामयाब किसान जुड़े हैं जिन्होंने धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी खेती को उन्नत बनाने के लिए ठोस काम किया है। नई कृषि तकनीक के सहारे आज ये इतनी अच्छी उपज हासिल कर रहे हैं कि अपने इलाके के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। बैंगन लगाए है, बीन लगाए है, बिलेती लगाए है, मटर लगाए है, शिमला लगाए है, मरचाई लगाए, तीता मरचाई। बहुत मेहनत लगे, लेकिन साते छुआ मन रही न
खेतिए से सब चले परिवार चला लगी एखन खेतिए से। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 3600 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3350 रुपए से 3425 रुपए, दाल अरहर 5900 रुपए से 6000 रुपए, दाल मसूर 5500 रुपए से 5600 रुपए, दाल चना 4150 रुपए से 4250 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9000 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1250 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 1450 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। चलिए विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। और किसान भाइयों, अभी बारिश शुरू हो चुकी है और हम इस बारिश के मौसम का आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों को जानकारी चाहिए। आनंद हम लें और जानकारी किसान भाइयों को दें। तो किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं दलहनी फसल के बारे में। अगर दलहनी फसल आप बोने जा रहे हैं तो दलहनी फसल बोने से पहले उसके फसल की जो सुरक्षा है वो हम कैसे करें, इसी बात पर आज हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए जानकारी लेते हैं। जी हाँ, जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर PK सिंह जी। आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि खरीफ दलहनी फसल लगाने के पूर्व क्या क्या कीट प्रबंधन की जाए और किस प्रकार से कीटों से बचाव की जाए। इसी विषय पर विशेष जानकारी हासिल करने के लिए हम लोग डॉक्टर साहब से जानकारी हासिल। डॉक्टर साहब आए हुए हैं, डॉक्टर PK सिंह। पहले हमारे किसान भाई को ये बताएं कि खरीफ दलहनी फसल में कौन कौन से प्रमुख फसल आते हैं। देखिए, खास करके हमारे झारखंड राज्य में खरीफ दलहन में मुख्यतः उड़द, मूंग और जो सबसे ज़्यादा लगता है वो रहड़ जो है वो लगता है। और जैसा किसान भाई जानते हैं कि ये आजकल दलहनी का भाव बाज़ार में बहुत ज़्यादा है
और ख़ास करके मूंग और उड़द जो है हमारे किसान भाई 60 से 80 दिन के अंदर तैयार हो जाता है, उसको काट लेते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और रहड़ तो जानते ही आप हैं, उससे कई तरह के फ़ायदे हैं। आपका दाल मिल जाता है, प्लस आपके जो कुछ पौधे होते हैं उसके जलावन मिल जाती है। और हमारे झारखंड राज्य में माल न्यूट्रिशन है, लोगों में मतलब पोषक खाना नहीं मिल रहा है। अगर वो दलहन की खेती करें और अपने खाएं तो वो तंदुरुस्त भी होंगे, तो साथ ही साथ बाज़ार में बेचेंगे तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो यहाँ मुख्यतः मूंग, उड़द और रहड़ की खेती खरीफ के समय में हो जाती है, जिसका कि अभी समय शुरू हो गया है। डॉक्टर साहब, ऐसा देखा जाता है कि हमारे किसान भाई फसल तो लगा देते हैं, लेकिन लगाने के पूर्व जो सुरक्षा होनी चाहिए ताकि कीट से का प्रभाव उस पर नहीं पड़े फसल पर, उसके लिए विशेष ध्यान नहीं देते। इस विषय के लिए क्या वो करें किसान भाई जो शुरू में ही ध्यान दे ताकि कम से कम कीट का प्रकोप हो? जब किसान भाई फसल लगा देते हैं बिना कोई कीट सुरक्षा के उपाय किए हुए और ये फसल लग जाता है तो उनको काफ़ी नुकसान भी होता है, तथा कीट और व्याधि से बचाव करने में काफ़ी मात्रा में दवा का भी छिड़काव करना पड़ता है, जिससे अधिक पैसे भी खर्चे होते हैं। और मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई अगर फसल लगाने के पूर्व, खास करके दलहनी फसल लगाने के पूर्व कुछ छोटी मोटी आप फसल सुरक्षा के उपाय कर लें तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस क्रम में किसान भाई जैसे खेत की जुताई करते हैं तो फसल को तो पहले पंक्तियों में लगाएं। और दूसरा जो मुख्य है कि वो अपना जो बीज जो लेते हैं कोई प्रमाणिक जगह से भी लें, कोई दुकान से भी लेते हैं तो बीज तो ज़रूर रसीद लें, उसका लॉट नंबर लिख कर रखें। अगर मान लें बीच में कुछ त्रुटि भी रहती है तो उनको मतलब बाद में जा कर के वो क्लेम कर सकते हैं उससे कि भाई आपने ये ख़राब बीज दिया था। तो वो होता है, अगर ऐसे ले लेंगे बिना कोई प्रूफ का तो उनको फ़ायदा, उनको नुकसान हो जाता है। तो ज़रूर रसीद से रसीद लें। और मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा जो भी किसान भाई बीज को लगाते हैं तो लगाने के पूर्व बीज उपचार कर लें। इसमें जो है कीटनाशक दवा की मात्रा भी बहुत कम लगती है, फफूंदीनाशक की मात्रा की दवा भी बहुत कम लगती है, और कीटों से बचाव पहले 30 दिनों तक तो हो ही जाता है। और ख़ास करके अगर हम लोग फफूंदीनाशक से भी बीज उपचार कर देते हैं तो ये जस्ट एक तरह से समझ लीजिए कि आने वाले फसलों में कोई बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो बीज उपचार करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं और 3 चीज़ों के लिए करते हैं। पहला कीट से बचाव के लिए, दूसरा बीमारी से बचाव के लिए, और तीसरा हम लोग राइजोबियम जीवाणु खाद से इसलिए करते हैं कि ताकि आपके पौधों को मतलब मुफ्त में, मतलब बहुत कम, बिना पैसा ज़्यादा खर्च किए नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाए और आपका जो फसल लगाते हैं दलहन, आने वाले फसलों के लिए खेत भी मजबूत हो जाए ताकि उसमें नाइट्रोजन की हो जाए। तो मैं ये पहले यह कहना चाहूँगा कि आप जब बीज उपचार करते हैं खास करके दलहन की, तो पहले कीटनाशक से उपचार करें। इसके लिए बहुत ही कम मात्रा में दवा की ज़रूरत पड़ती है। आप 3 मिलीलीटर जो एक दवा आती है इमिडाक्लोप्रिड, किसान भाई उसको नोट कर लें, 3 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड को 50 ml पानी में मिला लें। मिलाने के बाद 1 किलो बीज हो, उड़द की हो, मूंग की हो, रहड़ की हो, उसमें अच्छी तरह से लपेट लें। उसे लपेट दें ताकि उस पर एक परत चढ़ जाए कीटनाशक का। और उसके कम से कम 10 घंटे के बाद, 8 से 10 घंटे के बाद उसी बीज में, अगर मैं चूँकि 1 किलो मात्रा की बता रहा हूँ, अगर आपको 3 किलो की ज़रूरत हो, 5 किलो की ज़रूरत हो, उसी के अनुसार आप दवा बढ़ा लेंगे, उसी अनुपात में बढ़ा लेंगे। तो कम से कम 10 घंटे के बाद आप फफूंदीनाशक से उपचार कर दें। उसके लिए बाज़ार में एकदम उपलब्ध दवा है, कार्बामेंडाजिम जो है बेबेस्टिन के नाम से उपलब्ध है, थीरम है। तो इसकी जो है 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज में लपेटें। लपेटने के बाद उसको आप छोड़ दें, और दूसरे दिन है जो है फिर जब आप मतलब खेत को फसल में लगाने जाते हैं तो एक जीवाणु आता है खाद जिसको राइजोबियम कहते हैं। वो मूंग के लिए अलग होता है, उड़द के लिए अलग होता है और रहड़ के लिए अलग होता है। उससे उपचार करें। तो उसके पैकेट पर सारा लिखा रहता है विधि कैसे करना है। तो मतलब 1 एकड़ के लिए जो खास करके होता है, जैसे 1 पैकेट आप राइजोबियम कल्चर लिए या 2 पैकेट भी लिए, तो अगर 1 पैकेट लिए हैं तो उसमें आप 500 ml पानी में 100 ग्राम गुड़ को गर्म कर दें, खौला दें। खौलाने के बाद उसे जो ठंडा हो जाए तो राइजोबियम जो जीवाणु खाद है उसका 1 पैकेट मिला लें। उसमें मिलाने के उपरांत एक सफ़ेद कागज़ या चादर पर बीज को फैला लें, और फैलाने के बाद 1 एकड़ के लिए जितनी बीज की ज़रूरत पड़ती है उसमें उसको आप लपेट दें, और लपेटने के अनुसार आप उसको लगाएं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आपने कीटनाशक से बीज उपचार कर दिया तो पहले 30 दिन तक किसी भी कीट का प्रकोप नहीं होगा, खास करके रस चूसने वाले कीड़े। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, झारखंड राज्य में हमारे भूमि में रहने वाले कीड़े जैसे होते हैं, दीमक होता है, गुजिया बिबिल होती है, बहुत सारे कीड़े जो होते हैं भूमि में रहते हैं, वो जो जड़ों को काट देते हैं। तो 30 दिनों तक उस कीट का प्रकोप से बचा जा सकता है। और आपने देखा 3 मिलीलीटर मात्रा केवल 1 किलो बीज में डालना है, कितना सस्ता है ये। और दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि फसल को आप पंक्तियों में लगाएं। पंक्तियों में लगाने से क्या होता है कि खरीफ के समय में आप
खास करके जब फसल को लगा रहे हैं तो उसमें बहुत घास वगैरह हो जाता है। तो जब पंक्ति में लगाते हैं तो निकाई गुड़ाई करने में आसानी होती है और खेत जो है बिल्कुल साफ़ रहता है। जब खेत साफ़ रहेगा, आपका जैसे आपका शरीर अगर साफ़ सुथरा रहता है तो आपको बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। उसी तरह से आपके खेत के मेड़ और खेत अगर घास खरपतवार से साफ़ रहें तो फसलों पर भी कोई कीट व्याधि का प्रकोप नहीं होता है। और मैं यहाँ किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहूँगा कि झारखंड में खास करके मानसून जो है कभी कभी वर्षा होती है, कभी कभी कम वर्षा होती है। खास कर कोई भी दलहन लगाएं, मूंग हो या उड़द हो, तो इंटर क्रॉप जरूर कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि 4 लाइन आप उड़द या मूंग के लगा रहे हैं तो 2 लाइन जरूर मड़ुआ लगा दें, फिर 4 लाइन उड़द मूंग लगाएं, 2 लाइन मड़ुआ लगा दें। इस तरह से करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? जैसे कि मड़ुआ लगाते हैं और उड़द लगाते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा किसान भाई? देखिए, खास करके जब मड़ुआ लगाते हैं और उड़द के साथ हम लोग लगाते हैं तो बहुत सारे रस चूसने वाले कीड़े जो होते हैं वो मड़ुआ पाकर बैठते हैं और मड़ुआ लगाने से वो दूर भाग जाते हैं। एक तो फ़ायदा ये हो गया। तो और आपको है कि अगर मौसम ख़राब भी हो गया तो दोनों फसल में से कोई ना कोई फसल ज़रूर मिल जाएगा और ज़्यादातर संभावना है दोनों फसल मिल जाएगा। आपको दलहन भी मिल गया, थोड़ा सा मड़ुआ भी मिल गया, उसमें भी पोषक तत्व है, आपको काफ़ी लाभ होगा। और इस तरह से कीट और बीमारी इंटर क्रॉप करने से नहीं होता है। और ख़ास करके जब मैं बोलना चाहूँगा, जब रहड़ की लगाते हैं तो उसको भी ज़रूर पंक्तियों में लगाएं और पंक्तियों में लगाने के साथ उसका भी इंटर क्रॉप करें, मक्के के साथ कर लें। कुछ किसान भाई भिंडी भी लगा देते हैं। तो जो भी जिस क्षेत्र में हो रही है उसका इंटर क्रॉप करें। और रहड़ लगाने के लिए मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा मेड़ बना लें और पंक्तियों में लगाएं, जिसके 70 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर तक लगाते हैं। अगर हाइब्रिड है तो 1 मीटर तक दूरी तक लगाते हैं पौधों को और उसे मेड़ पर लगाएं। इससे क्या होता है, जब मेड़ की ऊंचाई पर पौधे लगाते हैं तो वर्षा होती है तो पौधे को नुकसान नहीं होता है और बहुत सारे कीट व्याधि जो हैं उसमें प्रकोप नहीं होता है। अगर हम लोग ऊंचा करके लगा देते हैं, जब खेत में ज़्यादा नमी रहती है नीचे में तो पौधों को भी नुकसान होता है और उससे कीट व्याधि का भी प्रकोप होता है। तो ये बातें अगर आप ध्यान करते रखेंगे तो काफ़ी मतलब लायदा होगा और किसान भाइयों को उसमें कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत, ज़्यादा कोई पैसे की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो किसान भाइयों, अभी आपने सुना कि किस प्रकार से खरीफ दलहनी फसलों की लगाने के पूर्व किस प्रकार से सुरक्षा की जाए, उपचार की जाए बीज का, ताकि आने वाले समय में किसी तरह का कीट का प्रकोप न हो, इससे बचाव हो जाए। तो डॉक्टर साहब, आपने अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों को मेरे तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से जोहार, नमस्कार। तो ये जानकारी काफ़ी अच्छी थी किसान भाइयों और हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको काफ़ी लाभ भी मिला होगा। लेकिन एक छोटा सा और विराम लेंगे और हम एक संदेश दिखाना चाहते हैं। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। आपने संदेश देखा, अच्छी जानकारी थी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अरे कारू दादा आ गए। अरे पानी बूंदी में कहाँ घूम रहे हैं आप? अरे क्या करे, पानी बूंदी आ गया है तो पानी बूंदी में आए हैं, तो अब तो पानी बूंदी को ऐसा नहीं कि हम आपको रोक सकते हैं। मजा आ रहा है ना? पानी बूंदी तो किसान के लिए बहुत अच्छा है, तो उसके साथ उपाय भी करना चाहिए। तो देखिए, हम सुकर जो पाले हैं, तो अब जब पानी बूंद आ गया है तो इसमें कैसे उसको रख रखाव करेंगे, कैसे उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि किसान भाइयों, अगर आपने भी सुकर पाला है और बरसात का मौसम तो आ ही गया, तो बरसात के मौसम में सुकरों की सुरक्षा हम कैसे करें, इस विषय पर आज हम आपके लिए जानकारी भी लेकर आए हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। हम आज बिरसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं और हम आज यहाँ पे शुक्रों के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं। डॉक्टर साहब, आप बता सकेंगे हमारे शुक्रों के लिए हम कैसे आवास का करें इस बरसात में? हाँ, बरसात का मौसम अभी आ चुका है, हम ये कह सकते हैं। और बरसात के मौसम में खास करके पशुओं को विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। और जब हम शुक्रों की बात करते हैं तो और देखभाल की जो हमारा दायित्व है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बरसात का जो मौसम है उस समय बीमारियों की संभावना, जैसे कहा जाता है बरसात का मौसम बीमारियों का मौसम है, तो इसमें बीमारियों की पशुओं को में भी बीमारियों की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय जो मौसम होता है इसमें हमारे पशु को अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें कम हो जाती है।
तो इसमें जो खास करके हम कुछ विशेष 2-3 बातों पर ध्यान देना होगा कि इसमें रख रखाव की जब बात करते हैं इस मौसम में, तो इसमें आवास का रख रखाव, खान पान की उचित व्यवस्था, बीमारियों से बचाव, छोटे बच्चों का रख रखाव कैसे करेंगे, ये सब बातों में विशेष रूप से ये सब देखा जाता है कि किस तरह से इनको हम इसको मैनेज करें। तो सबसे पहले आवास की जब बात करते हैं तो खास करके जो सूकर पालन में आवास की जो बात करते हैं, तो इसमें सूकर कोई भी पशु हो अगर आप उचित वातावरण नहीं देते हैं तो उसमें बढ़ने की क्षमता या प्रजनन क्षमता वो उसमें काफ़ी ह्रास होता है, मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। तो इस समय बरसात के मौसम में आप देखते होंगे कि उसमें उचित वातावरण उनको नहीं मिल पाता है, वातावरण का तापमान अधिक होता है, साथ साथ जो है ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता कहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उचित वातावरण देना बहुत ज़रूरी है। तो आवास का मुख्य मतलब ये है कि उसको समुचित वातावरण दें। तो समुचित वातावरण में आवास को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, सूखा रखने की कोशिश करें और आवास जो है वो बिल्कुल बरसात के मौसम में खास करके सूकर पालकों के यहाँ देखा जाता है कि बहुत पानी का जमाव हो जाता है, वह सारा जो उसका आवास है वो गीला हो जाता है, आर्द्रता जो है वो बढ़ जाती है, तो और तापमान भी अधिक होता है। तो 2 चीज़ पर ध्यान रखना होगा कि एक जो है कि उसमें आर्द्रता जो है वो कम हो और दूसरा चीज़ है कि जो है कि इसमें जो है कि तापमान जो है वो भी सही वातावरण मिले। तो इसके लिए बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, आवास बिल्कुल सूखा होना चाहिए, हवादार आवास होनी चाहिए और आसपास में जल का जमाव वो है वो नहीं होनी चाहिए और जो है कि सैनिटेशन जो कहते हैं कि साफ़ सफाई विशेष रूप से ध्यान देने की इस समय ज़रूरत होती है। आप फिनाइल से रेगुलर रूप से आप आवास को वाश करें, पानी का निष्कासन की सुविधा हो, आवास के आसपास उसके मल मूत्र का जमाव ना होने दें। तो ये सब बातों में ध्यान में रखकर इस बीमारियों के प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब खान पान के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जी हाँ, खान पान का विशेष महत्व है। खास करके सूकर पालक जो ज़्यादातर सूकर पालक है जो रांची आसपास में है वो होटल वेस्टेज देते हैं या रांची से बाहर भी जो सूकर पालक हैं वो बेकार खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं सूकर पालकों के लिए। और बरसात के मौसम में इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है। ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसमें इन्फेक्शंस हो जाता है, उसमें कृमि आ जाते हैं, उसमें जीवाणु होते हैं जिसको खिलाने से हमारे पशु जो बीमार होते हैं, खास करके इंटराइटिस जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इस समय ये ध्यान दें पहला चीज़ कि अगर आप बेकार खाद्य पदार्थ खिला रहे हैं तो बेकार खाद्य पदार्थ यदि खिला रहे हैं तो बिल्कुल फ्रेश हो और वो ज़्यादा पुराना नहीं हो। पहला चीज़ है कि ये फ्रेश जहाँ तक संभव हो फ्रेश खाद्य पदार्थ दें। दूसरा चीज़ है कि अगर आप अनाज दाना मिश्रण दे रहे हैं तो आप बरसात के मौसम में आप ज़्यादा दिन तक उसको स्टोर करके ना रखें, क्योंकि जैसे ही आप मकई, खल्ली, मछली चूर्ण ये सब आप स्टोर करते हैं तो आर्द्रता के कारण जो है कि उसमें इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें बहुत सारे जो है टॉक्सिक मटेरियल्स उसमें जमा हो जाते हैं, मोल्ड्स लग जाते हैं, फंगस इसको कहते हैं। और उस तरह से जो खाना होता है जिसमें फंगस लग गया हो या जो ख़राब हो गया हो, अगर हम सूकरों को खिलाते हैं तो उसका सीधा प्रभाव उसके हेल्थ पे पड़ता है और उसकी मृत्यु दर जो है बढ़ जाती है और उसका प्रजनन क्षमता या बढ़ने की क्षमता वो कम हो जाती है। तो इस समय जो है कि उसको फ्रेश खाना दें और बहुत ज़्यादा जमा हुआ या जहाँ पानी गिरा हुआ हो या दाना स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे पानी बाहर से बरसात का पानी या पानी का जमाव ना हो, तो उस तरह से खाना जो है हमारे किसान भाइयों को देना चाहिए सूकरों के लिए, तभी उसका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा। इस बरसात में बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, तो इस बीमारियों में आपका क्या कहना है? जी हाँ, ये जो बीमारियां हम देखने को जैसा कि मैं खान पान के कारण बीमारियां होती है, खान पान जैसे इंट्राइटिस करते हैं, उसमें देखा जाता है कि पेट में अगर हम फंगस वाला खाना देते हैं जिसमें फंगस लगा हुआ है या सड़ा हुआ खाना देते हैं, ख़राब खाना देते हैं, तो उसमें जो उसकी आंत में जो है वो हेमरेज होने लगता है और जो है हमारे सूकर जो है वो स्वस्थ सूकर भी अचानक जो है वो मर जाते हैं। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हम कह सकते हैं कि खास करके बरसात का मौसम बीमारियों का मौसम होता है, इसमें बहुत सारी बीमारियों के प्रकोप की संभावना अधिक हो जाती है। जैसे एचएस कहते हैं, गला घुंटू नामक बीमारी है, इसका भी संभावना होता है और एफएमडी और जो स्वाइन फीवर का प्रकोप भी यहाँ अधिक होता है। तो इसके बचाव के लिए उसका टीकाकरण, जो भी बीमारी है एचएस या एफएमडी, स्वाइन फीवर, इसका टीकाकरण अगर आपने नहीं कराया तो अवश्य करा दें, क्योंकि इसका बचाव सिर्फ टीकाकरण से ही होता है। तो ये सब जो बीमारियां हैं इससे उसका बचाव कर सकते हैं, टीकाकरण के द्वारा कर सकते हैं इसका बचाव। और जो भी जानकारी जो आवास के कारण जो बीमारियां होती है, खान पान के द्वारा जो बीमारियां होती हैं, इसमें थोड़ी सी जानकारी अगर किसान भाइयों को अगर होती है तो ये इससे होने वाली हानियों से वो बच सकते हैं। सब ये हो गई बीमारियों की बात। और अब हम आपसे पूछेंगे कि इनके बच्चों को कैसी देखभाल की जाए इसमें। जी हाँ, बीमारियों के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटे छौने जो कि
हमारे किसान भाई ये जानते हैं कि जो बच्चे उत्पादन होते हैं वही मुख्य रूप से जो है इनकम का स्रोत हैं। तो ये जो बच्चे हैं उनकी देखभाल ज़रूरी होती है, और देखभाल करने का मतलब है उनकी मरने की क्षमता जो है वो कम से कम करें, क्योंकि सूकर पालन में देखा जाता है कि लगभग 8 से 10% जो है मृत्यु दर होती है छौनों में। तो उसको बढ़ने ना दें, 20, 25, 30% ना होने दें। तो इसके लिए खास करके हम जैसे ही पहला बताया कि टीकाकरण अवश्य कर दें, क्योंकि FMD नामक जो बीमारी होती है उसमें छौनों में मृत्यु दर वो बढ़ा देते हैं, इसका टीकाकरण कर दें। उसके अलावा छौनों को बरसात में भीगने ना दें। अगर छौने जो हैं वो भीगते हैं तो उसमें जो है उसमें प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, निमोनिया का प्रकोप हो सकता है, उसमें बीमारी हो सकती है। दूसरा चीज़ है कि दस्त का प्रॉब्लम इस समय छौनों में बहुत ज़्यादा होता है, और इससे मृत्यु दर उसकी काफ़ी अधिक हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है। जैसे ही आपका कमरा जो है, बाड़े जो है वो गीले होंगे और उसमें जो खाद्य पदार्थ आप दे रहे हैं उनकी सही ढंग से सफाई नहीं होती है, तो उसमें उसका सीधा जीवाणु जो पनपता है वो उसमें पेट में जाएगा, छौने के पेट में, और उसमें दस्त का प्रकोप वो बढ़ जाता है। और जैसे ही दस्त का प्रकोप होता है तो छौने जो है वो कमज़ोर होने लगते हैं, और जो है कमज़ोर होने के साथ साथ जो है उनमें मृत्यु दर की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी जानकारी दी इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, जानकारी तो बहुत ही अच्छी रही, लेकिन अब एक और छोटी सी जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलते हैं IMD पुणे। जी। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में घने बादल रहेंगे, 149 मिलीलीटर बारिश होने की संभावना है। हवा दक्षिण दिशा से पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। मध्यम या निचली खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर दें, पाटा नहीं चलाएं तथा मेड़ को दुरुस्त करें। अभी अभी अच्छी बारिश हो रही है, इसलिए विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई जल्द से जल्द समाप्त कर दें। इस समय खरीफ फसलों की बुआई के लिए कम अवधि वाले किस्मों को प्राथमिकता दें। चलिए, ये जानकारी भी काफ़ी अच्छी थी, छोटी जानकारी थी लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी किसान भाइयों। लेकिन एक जानकारी और हम फटाफट दे दें, और वो जानकारी हमारे पति की है। बिल्कुल। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834-001। 001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो किसान भाइयों, हमें भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।